तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, मूचेन अपने वुडन व्हील से इस पपेट को 2 भागों में बांट देता है। अब आगे यहाँ पर जो भी लोग थे फिलहाल काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। किसी को समझ में नहीं आया था वो जो वुडन व्हील था वो क्या चीज़ था। और वैंग किंग्सवान तो हैरान थी कि मूचेन ने प्लान पहले से कर लिया था। उसने वुडन व्हील को ज़मीन पर जानबूझ के पहले दे मारा था। ये लड़का सच में काफ़ी स्मार्ट है। आगे का मूव ये पहले से ही प्लान कर चुका था। लुवोलिस की बात सुनकर स्माइल दे रही थी और वैंग चुआन फाइनली कह ही देती है कि सच में ये बंदा डिजर्व करता है स्पिरिचुअल रोड का ब्लड कैलामिटी मूचेन कहलाना। और अगर मूचेन को एक्सपेल नहीं किया जाता उस समय स्पिरिचुअल रोड से तो शायद ही उसके सामने आज कोई टिक पाता। उधर स्पिरिचुअल एकेडमी का वांग जोंग वो भी काफ़ी सरप्राइज था। न तो वो खुश था न तो दुखी। और इस दौरान ये सोचने लगता है कि ये नए जनरेशन वाले इतने पावरफुल क्यों हैं, क्योंकि इस समय इसको अपनी एकेडमी के जीजुआन का भी नाम याद आता है। और फिर यहाँ पर यिंगिंग को भी दिखाया जाता है जो कि मूचेन को घूर तो रही थी और इस दौरान स्पिरिचुअल रोड की कुछ घटनाओं को याद करती। इसे लगा नहीं था ये मूचेन से यहाँ पर फिर से टकरा जाएगी। आंखों में इसके थोड़ा नमी को देखा जा सकता था। फिर इसको समझ में आता है अरे मैं ऐसा इमोशन क्यों दिखा रही हूँ इस लड़के के लिए। पर इसके चेंजेस को इसके बाकी साथी डेंगटोंग वगैरह देख लेते हैं। इधर मूचेन अब 9 सन लिंगजी की तरफ देखता है। ये उस फ्लावर की तरफ जैसे ही बढ़ता है तभी यहाँ पर एक लाइट गैदर हो जाती है और इसे रोकने लगती है। इसे समझ में नहीं आता है मैं पपेट को तो हरा चुका हूँ, फिर ऐसा क्यों। ये लाइट फिर से उस वाइट हेयर एल्डर के फॉर्म को ले लेती है। मूचेन इनसे प्यार से कहता है कि सीनियर मैं इस पपेट को तो हरा चुका हूँ तो डिवाइन लिंगजी अब मेरा होना चाहिए। एल्डर कुछ बोलते नहीं, बस मूचेन को देख रहे थे। पर मूचेन इस बार हैरान था। एल्डर की आंखों में अब इमोशन देखा जा सकता था। ये एल्डर अब फाइनली बोलते हैं कि मुझे लगा नहीं था कि हमारे डिवाइन आर्ट को कोई यूटिलाइज कर सकता है। आवाज़ इनकी थोड़ी भारी थी। मूचेन को समझ में नहीं आता है यार ये तो मर चुके हैं, इनके अंदर इंटेलिजेंस कैसे वापस आ गया। ये बताते हैं हैरान मत हो, तुम्हारी इस घटना की वजह से जो मेरा थोड़ा बहुत मेमोरी बचा हुआ है वो जागृत हो चुका है। अब मैं थोड़े ही समय में यहाँ से चला जाऊँगा, यानी हमेशा हमेशा के लिए। मूचेन अब इनसे इनका नाम पूछता है। ये बोलते हैं अब तो मेरा डिवाइन वुड पैलेस भी जा चुका है तो मेरा नाम क्या ही मतलब है। हालांकि तुम अच्छे लड़के हो, बस एक ही गम है मुझे कि तुम हमारे डिवाइन वुड पैलेस के डिसाइपल नहीं हो। मूचेन कुछ समझता है और ये तुरंत ही कहता है सीनियर अगर आप चाहो तो मैं डिवाइन वुड पैलेस का स्टूडेंट बन सकता हूँ। वाइट एल्डर भी हंसते कि तुम सच में काफ़ी स्मार्ट हो। अब वाइट एल्डर अपने एक फिंगर को आगे बढ़ाते उसमें से ग्रीन लाइट बाहर निकलती और मूचेन के आईब्रोज के बीच में एंटर कर जाती है और वहाँ पर एक एंशिएंट मार्क बन जाता है। और ये मूचेन को बताते हैं कि तुम्हें वो जो डिवाइन व्हील मिला था वो शायद तुम्हारे डिवाइन वुड कोटा की वजह से मिला होगा। मूचेन हाँ में सर हिलाता है और ये बताते हैं कि अगर चांस मिले तो जो 5 और डिवाइन वुड कोटाज हैं अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उनके ऑरा को तुम कंबाइन करके कुछ अलग पा सकते हो। मूचेन इन्हें थैंक्स बोलता है और ये काफ़ी खुश था क्योंकि उन 5 में भी लेसर डिवाइन आर्ट है और उन डिवाइन आर्ट्स को कंबाइन किया जा सकता है। एल्डर इस दौरान अपने हैंड साइन को मूव करते हैं और डिवाइन लिंगजी तुरंत ही सिकुड़ जाता है और इसे ये मूचेन को दे देते हैं। इस दौरान ये मूचेन से कहते हैं अगर तुम्हें ट्रू इनहेरिटेंस चाहिए डिवाइन वुड पैलेस का तो तुम्हारे ऊपर ही ये सब डिपेंड करेगा। और इधर एल्डर भी अब गायब हो जाते हैं। मूचेन इधर लुओली और किंग्सवान के पास वापस आ जाता है और इन्हें बोलता है कि मैं थोड़ा लकी था। लुओली हंसती है पर किंग्सवान कहती है अगर मैं रहती ना तुम्हारे जगह तो वो पपेट इतना भी परेशान नहीं कर पाता था। हालांकि तुम स्ट्रांग तो हो थोड़ा। मूचेन बस वो एवे हंस देता है कि ये लड़की कभी मानेगी नहीं और न मेरी तारीफ करेगी। पर इस समय लुओली, किंग्सवान, हुआंग वगैरह सोचते हैं कि बाकी जो पपेट हैं उनको चैलेंज करके यहाँ के जो ट्रेजर्स हैं वो ये ले सकते हैं। तो ये लोग भी आगे बढ़ते हैं और लुओली, किंग्सवान 8वें लेवल के ट्रेजर की तरफ बढ़ते हैं। पीछे से वो 2 लड़कियां जो थी पीनेर और लीनेर और आनयान ये तीनों भी आगे बढ़ती हैं और 6वें लेवल के पपेट को चैलेंज कर देती है। जू हुआंग और बाकी जो 2 थे वो 5वें लेवल के पपेट को चैलेंज करते हैं। वांग जोंग वगैरह भी इस दौरान 8वें लेवल पर जाते हैं। तो बैटल इधर काफ़ी फियर्स चालू हो चुका था। थोड़े ही समय बाद लुओली, किंग्सवान और बाकी लोग वापस आ जाते हैं। मूचेन इनसे पूछता है कि तुम्हें मिला क्या। लुओली अपने हाथ पर एक जेड लोटस प्लेटफॉर्म को दिखाई देती और उस पर एक रेड वाइन था। ये था स्कारलेट ड्रैगन वाइन। इससे कोई भी बंदा स्पिरिट डिजास्टर को पार कर सकता है क्योंकि लुओली फिलहाल स्पिरिचुअल डिजास्टर लेवल पर है। और वहीं किंग्सवान के पास आइसबर्ग स्नो स्पिरिचुअल फ्रूट था और ये भी स्पिरिट डिजास्टर के लिए अच्छा माना जाता है। पीनेर, लीनेर, जू वांग और सभी वापस लौट आ चुके थे और सभी को अच्छे स्पिरिचुअल ट्रेजर्स मिल गए थे। वांग जोंग वापस आता है और मूचेन की तरफ एक लुक देता है। वापस आने के बाद यिंगिंग की भी टीम, खास करके यिंगिंग, मूचेन की तरफ देखती है और ये भी अपने मार्शल स्पिरिचुअल एकेडमी के लोगों के साथ यहाँ से निकल जाती है। वांग जोंग भी इधर से निकल जाता है। इस दौरान मूचेन भी इसे देख रहा था और थोड़ा फिर से अनईजी फील करता है। किंग्सवान इसी को देख रही थी और कहती है क्या बात है,
लगता है तुम उस लड़की से अलग नहीं रहना चाहते हो। तुम्हें मालूम भी है कि उस लड़की का भाई कौन है। मूचेन भी पूछता है कौन, तो ये बताती है उसका नाम वूलिंग है। और मूचेन को याद आ जाता है स्पिरिचुअल रोड में ये वूलिंग से मिला था और दोनों बराबर पर ही छुटते थे। वूलिंग जी जुआन से किसी भी मामले में कम नहीं था। हालांकि समय के साथ ये मूचेन का एक ठीक ठाक दोस्त बन गया था। अब वैंग किंग जुआन और मूचेन का फिर से झगड़ा होने लगता है। तभी लुओली बीच में बोलती है कि आगे क्या करना है। मूचेन के आईब्रोज में जो एक मार्क बना था उसमें कुछ डिवाइन वुड पैलेस के बारे में इंफॉर्मेशन था, तो इसे मालूम था कि इनहेरिटेंस का लोकेशन किधर है। तो ये बोलता है अब हमें साउथ वेस्ट डायरेक्शन में जाना है और वहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा ही मात्रा में सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड है। और इस जगह का नाम था हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड, जिसकी तरफ मूचेन की टीम मूव कर चुकी थी। अब ये जो सॉवरेन स्पिरिचुअल लिक्विड है ये काफ़ी कीमती माना जाता है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में भी अगर किसी को भी अपना स्ट्रेंथ बढ़ाना है जो कि सॉवरेन लेवल के आसपास, तो ये काफ़ी मददगार चीज़ होती है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर 1000 बूंद सॉवरेन लिक्विड के बनाने हो और कोई रैंक 1 का सॉवरेन रियल्म का एक्सपर्ट हो जो इसे रिफाइन कर रहा हो, तो भी उसे 10 साल लग जाते। तो कितना कीमती है आप समझ सकते हो। आगे बढ़ते बढ़ते एक माउंटेन पीक पर ये लोग जाके रुकते हैं। गाइस थोड़ी आवाज़ आ सकती है, नॉइज़, क्योंकि मैं एक रूम में रुका हूँ और आसपास बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा है, तो सह लेना थोड़ा। अब मूचेन गेस कर रहा था आगे में एक पहाड़ और थोड़े जंगल दिख रहे थे और शायद ये जो हिडन स्पिरिचुअल कोर्टयार्ड था ये इनके बीच में कहीं था। जू हुआंग वगैरह भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि जल्दी बढ़ते हैं, पर मूचेन रोकता है और कहता है कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहा है मुझे। ये पहले अपने तलवार को बाहर निकालता है और स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस कर एक स्लैश अटैक सामने में दे मारता है। और बड़ी बात ये थी कि जैसे ही अटैक आसमान की तरफ जाता है थोड़ा दूर जाके गायब हो जाता है। और इस दौरान ये जो पेड़ थे उनमें भी कांटे अपने आप निकलने लगते। तो आगे जाना खतरनाक तो था। किंग जुआन को भी समझ में नहीं आता है चल क्या रहा है। मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो जा रहा था और यहाँ पर नीचे में इन्हें एक बंदा भी दिखता है जिसे मूचेन पकड़ लेता है। और ये बंदा इन्हें बताता है कि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी काम नहीं करता। ये जो पूरा रीजन है इसे एक सीलिंग स्पिरिचुअल एरे के द्वारा कवर किया गया है, यानी यहाँ पर कोई भी अपने स्पिरिचुअल ऑरा को यूज नहीं कर सकता है और यहाँ पर ये लोग उड़ भी नहीं सकते। किंग जुआन कहती है शायद हम जंगल में जब पहुंच जाए तो शायद अपने स्पिरिचुअल ऑरा को यूज कर पाए। अब ये लोग आगे बढ़ने वाले थे, फिर भी वो जो यूथ था वो बोलता है कि मेरे हिसाब से आप लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए। मूचेन वगैरह पूछते हैं ऐसा क्यों, तो ये बंदा बताता है ये जो आगे का रीजन है एकेडमी अलायंस वालों ने घेर रखा है। कुछ लोग यहाँ पर एंटर किए थे और उन्हें एकेडमी अलायंस वालों ने हरा दिया था। एकेडमी अलायंस वाले अब एक बड़ा सिरदर्द बन रहे थे और मूचेन सोचता है अब इनको निपटाना ही पड़ेगा। लेकिन आगे जाना यानी एकेडमी अलायंस के जाल में फंसना। मूचेन अब थोड़ा विचार करता है और अपने बाकी साथियों से कहता है कि मैं अकेले अंदर जा रहा हूँ, तुम लोग फिलहाल यहीं पर रहना। पर लुओली जो अपने तलवार को पकड़ी हुई थी वो सीधा बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। चलो माना कि मैं अपने स्पिरिचुअल ऑरा को यूज नहीं कर सकती और मेरी फिजिकल बॉडी तुम्हारी जैसी स्ट्रांग नहीं है और नॉर्मल लोगों से तो स्ट्रांग ही है। किंग जुआन भी कहती है कि मैं भी साथ में ही चलूंगी। मूचेन न तो हंस पा रहा था न तो रो पा रहा था। इनको इन दोनों सुंदरियों की बात माननी पड़ती है, खास करके किंग जुआन। ये काफी प्राइडी नेचर की थी। मूचेन अब जू हुआंग पीनेर लिएर बाकियों से कहता है यहाँ पर ध्यान रखना, हम लोग थोड़ी देर में वापस आते हैं। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं। जंगल काफी अंधकारमय था। अंदर जब ये बढ़ते हैं तो मूचेन अपने स्पिरिचुअल ऑरा को यूज करने की कोशिश करता है, पर ये बिल्कुल भी इन्हें यूज कर ही नहीं पा रहा था। तो सच में यहाँ पर सीलिंग स्पिरिचुअल एरे को मैनिपुलेट किया गया है। और ये जो फीलिंग थी मूचेन का ऐसा कहना था कि ये स्पिरिचुअल रोड के जैसा ही। वहाँ पर भी ये लोग अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को यूज नहीं कर पा रहे थे, बस अपने मेथड्स को, तरीकों को यूज कर पा रहे थे। अब लुओली एक ब्लैक रोब को पहन लेती और एक और ब्लैक रोब मूचेन किंग जुआन को देता है। किंग जुआन कहती है यार ये तो काफी अगली है। मूचेन कहता है यार तुम नाटक बहुत करती हो। अब ये कैसे भी करके इसे पहन लेती है। एक और ब्लैक रोब मूचेन खुद पहन लेता है। आगे बढ़ते बढ़ते मूचेन एक पेड़ के पीछे अचानक से रुक जाता है। थोड़ी दूर में इसे कोई दिखाई देता है और ये 6 लोग थे। वैसे तो वो लोग भी खुद को छिपा कर थे, पर उनके ब्लेड की चमक मूचेन दूर से ही देख लेता है और अपने हाथ का सिग्नल दे देता है। तुरंत ही लुओली और किंग जुआन सतर्क हो जाती है। एक लेफ्ट में थी और दूसरी राइट में, और मूचेन अब पेड़ पर बंदरों के समान चढ़ने लगता है। और इन 6 बंदों में से एक बंदा कुछ तो अनयूजुअल फील करता है। आसपास ये देखता है पर इसे कोई दिखाई नहीं देता है, तो ये फिर से रिलैक्स हो जाता है। अचानक से इसके बैक में हल्का सा पेन होता है। इसको लगता है इसके बाकी किसी साथी ने मजाक किया है, पर जब ये उनसे पूछता है तो वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। तभी अचानक से लाइटिंग फास्ट की स्पीड से एक हाथ आता है और इसके थ्रोट को पकड़ लेता है और ये बंदा अब इसके पसीने छूटने लगते हैं। इसको मालूम था स्ट्रगल करके भी कोई मतलब नहीं है, अब ये मारा जाएगा। मूचेन इशारा करता है और दोनों तरफ से लुओली और किंग जुआन भी यहाँ पर आ जाते हैं। और मूचेन अब इस बंदे से पूछने लगता है कि तुम लोग एकेडमी अलायंस के हो, तो क्या राज है हमें बताओ। बाकियों को लुओली और किंग जुआन ने निपटा दिया था
और मूचेन को इनसे न्यूज़ मिल भी गया था। यहाँ पर मो यू, किन फेंग और बाकी लोग आए हुए हैं। खास करके यहाँ पर ये जो भी लोग हैं इनकी फिजिकल बॉडीज बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। और शायद अगर न्यूज़ सही है तो ये लोग आगे जा करके हिडन स्पिरिचुअल कोर्ट यार्ड में एंटर भी कर चुके हैं। पर फिर भी मूचेन कहता है पर वहाँ के सील को ब्रेक करना उसमें टाइम लगेगा, तो शायद अभी भी हम लेट नहीं हैं। अब इनको बेहोश करके ये तीनों आगे निकल जाते हैं। अब इधर सीन शिफ्ट होता है और जंगल के सेंट्रल एरिया को दिखाया जाता है। और यहाँ पर बीच में एक एंशिएंट हॉल भी था जो कि फिलहाल शील्ड था और बाहर में 10-12 लोग खड़े थे। उनमें से मो यू, किन फेंग, लिu जियांग ये 3 खास थे और इनका अंदेशा यही था कि आधे घंटे में ये सील को ये तोड़ देंगे। तभी इस दौरान किन फेंग के आसपास एक ब्लैक लाइट वापस आती और इसमें ये 3 लोगों के चेहरे को देखता है। ये थे मूचेन, लुओ ली और वैन किंगजुआन। किन फेंग काफी खुश होता है, तो हमारे दुश्मन इधर आ ही गए, लगता है इन्हें मरना है। मो यू कहता है आधा घंटा लगेगा, तो किन फेंग उन तीनों को देख लेना। और किन फेंग यहाँ से अपने कुछ साथियों को लेकर उस तरफ निकल जाता है। अब इस सीन को देखकर लिu जियांग मो यू से कहता है आपने किन फेंग को अकेले भेज दिया। मो यू कहता है अगर बाहर होता तो मुझे मालूम है कि किन फेंग उनको नहीं हरा पाता, पर यहाँ पर स्पिरिचुअल ऑरा काम ही नहीं करेगा तो वो उनको हरा सकता है। इधर मूचेन वगैरह भी कोर्ट यार्ड के काफी करीब आ चुके थे और मूचेन कहता है कि अब आगे छिप के हम जा नहीं सकते, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। सामने मैंने 10-12 लोग दिखाई देते जिनकी फिजिकल बॉडीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इनमें से जो एक बंदा था जो सबसे आगे खड़ा था, शायद वो इन ग्रुप का लीडर था जो कि एक फेरोसियस टाइगर के समान दिखाई दे रहा था। और उस बंदे को पता भी चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है, तो ये अपने साथियों को तैयार कर लेता है और ये काफी तेजी से आगे बढ़ता है उस ब्लैक फिगर की तरफ जो इसकी तरफ बढ़ रहा था। दोनों के पंचेस का कोलिशन होता है और ये हैरान था क्योंकि फिजिकल बॉडी के मामले में एकेडमी अलायंस में गिने चुने ही लोग थे जो इसे हरा सकते थे, पर सामने वाला बंदा अलग था। सामने वाला बंदा एक वाइल्ड बीस्ट के समान था, जिसके वजह से ये वाला बंदा अभी खून की उल्टी करने लगता है। बाकी भी इसके साथी अभी हैरान थे। ये तुरंत ही आदेश देता है एक साथ आक्रमण करो। मूचेन इन सभी को एक साथ देख थोड़ा सा एक कोल्ड लुक देता है और अचानक से इसके बॉडी में थंडर पावर को फील किया जा सकता था। एक पैर को ये जमीन पर दिए मारता है और फिस्ट से लगातार एक के बाद एक कई सारे अटैक करने लगता है और जो भी इसके कांटेक्ट में आता था सीधा खून की उल्टी करता था और काफी दूर जाके गिरता था। लुओ ली और किंगजुआन हालांकि उतनी पावरफुल नहीं थी फिजिकल बॉडी में, पर नॉर्मल लोगों से अलग थी, तो ये भी अपने बॉडी और लुओ ली अपने लुओ स्वॉर्ड के सहायता से कई लोगों को गिरा देते हैं। किंगजुआन को गुस्सा आ रहा था, काश अगर बाहर रहते और मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काम करती तो इन 12 को एक ही अटैक में गिरा देती। मूचेन हंसता है, पर अचानक से इसकी नजरें फिर से कोल्ड हो जाती। एक डायरेक्शन में कुछ लोग इनकी तरफ आते हुए दिखाई देते और ये नॉर्मल नहीं, ये 100 लोग थे और ग्रुप में सबसे आगे किन फेंग था जो कि स्माइल कर रहा था। आते ही ये हंसता है, हा हा मूचेन, मतलब मरने का तुम्हें शौक है, नरक के रास्ते में तुम्हारा आना तो बनता ही था। मूचेन भी हंसता है और कहता है तुम अपने बारे में ज्यादा ही सोचते हो। और मूचेन कहता है तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे सप्रेस कर पाओ। किन फेंग ज्यादा कुछ नहीं बोलता, बस सीधा बोलता है आक्रमण, और 100 लोग एक साथ मूचेन की टीम को घेरने लगते हैं। मूचेन एक गहरी सांस लेता है और ब्लैक लाइटनिंग इसके आसपास चमकने लगती है। हालांकि मूचेन स्पिरिचुअल एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकता, पर फिजिकल बॉडी में कोई क्या ही इसको टक्कर देगा और सीधा एक खूंखार सांड के समान इन 100 लोगों की भीड़ में पहुंच जाता है और एक के बाद एक कई सारे पंचेस को स्पेस को चीरते हुए सामने की तरफ दे मारता है। और जो भी इसके पंचेस से टकराता वो दोबारा उठता भी नहीं था और कोई भी इसके करीब भी नहीं आ पा रहा था। और इधर लुओ ली और किंगजुआन भी अपने अपने वेपन और फिजिकल बॉडी की मदद से आ रहे बंदों को गिराने लगते हैं। किंग फिर थोड़ा दूर खड़ा था और इस बैटल को देख रहा था और अभी भी ये परेशान नहीं था। बैटल को देखकर एक चीज तो ये कहता है कि ये मूचेन सच में काफी टेरिफाइंग है। और इस दौरान ये सोचता है अगर मैं इस नंबर 1 को हरा दूं तो मेरा नाम स्पिरिचुअल एकेडमी में यानी ये टूर्नामेंट में फेमस हो जाएगा। मतलब इसकी नजरें किंगजुआन पर थी और ये इससे डरता भी था, खास करके जब स्पिरिचुअल हो रहा हो तो किन फेंग किंगजुआन के सामने एक चींटी कहा जाएगा। पर फिजिकल बॉडी के मामले में ये स्ट्रांग था और ये अब आगे बढ़ता है और अचानक से गायब होकर किंगजुआन के सामने प्रकट होता है और एक पाम अटैक इसकी तरफ बढ़ा देता है। किंगजुआन इसके अटैक को देखती है और अपने स्पीयर से ब्लॉक करने लगती है। और बड़ी बात ये थी कि किन फेंग यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पा रहा था। इससे किंगजुआन हैरान थी क्योंकि ये लोग तो नहीं यूज कर पा रहे थे और इसके इस अटैक के कारण किंगजुआन 10-12 कदम पीछे हट जाती है। चेहरा इसका थोड़ा पीला पड़ जाता है और किंग फेंग हंस के कहता है अब समझ में आया मैं क्यों कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज नहीं कर सकते हो, पर हमारा टीम खास करके हम लोग यूज कर सकते हैं। और किंगजुआन जो कि काफी प्राइड नेचर की थी, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे इसने इंजर्ड कर दिया और ये कहती है कुछ दिन अगर मैं स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं भी कर सकती हूँ तो मेरी नजर में तुम बस एक ट्रैश हो। और किंगजुआन फियर्सली अपने स्पीयर को घुमाकर लगातार इस पर अटैक करने लगती है
और फिलहाल ये कुछ भी कर ले, किंग फेंग इसे सप्रेस कर दे रहा था और लगातार हंस रहा था। किंग जुआन का होठ तो एकदम खून से लाल हो जाता है और एक पावरफुल अटैक इधर ये किन फेंग हरिकेन फिंगर करके इस पर बढ़ा देता है। किंग जुआन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये कुछ हैंड सील्स बनाने लगती है और अचानक से एक फिगर इसके सामने प्रकट होता है। ये था अपना मू चेन और इसके कमर को पकड़कर ये इसे उठा के थोड़ा दूर ले जाता है। किंग जुआन को गुस्सा आता है कि मुझे नीचे उतारो। मू चेन भी हंसता है और कहता है तुम सच में काफी भारी हो। और उसके बाद इसकी नजर किंग फेंग पर पड़ती है जो कि वो फिंगर अटैक को इधर बढ़ा चुका था और मू चेन किंग जुआन से कहता है मुझे इससे डील करने दो। किंग जुआन अब मू चेन के बैक की तरफ दिखती है जहाँ पर एक ब्लड मार्क देखा जा सकता था और ये ब्लड मू चेन का नहीं था। पहले ऐसा इसको लगता है पर तभी इसको समझ में आता कि जब मू चेन इसको लेक पीछे पलटा था तो शायद किन फेंग का अटैक इसके पीठ पर लगा था, तो जो ब्लड बह रहा था वो मू चेन का ही था। इसका गुस्सा जो था वो शांत हो जाता है और मू चेन भी कहता है टेंशन मत लो, मेरी चमड़ी काफी मोटी है। और इस दौरान ये इसे कहता है कि लुओली की जाके हेल्प करो, मैं इसे देखता हूँ। किन फेंग ये कर हंसता है कि अच्छा हीरो एक सुंदरी को बचा रहा है, बहुत टचिंग स्टोरी है। तभी मू चेन हंस के कहता है लेकिन ये खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, हीरो पहले सुंदरी को बचाता है और फिर विलन को मारता है, तब ये खत्म कहा जाएगा। किंग फेंग हंसता है कि तुम अकेले। मू चेन इससे कहता है तो जो ये सीलिंग एरे है उसको तुम निगेट कर पा रहे हो, तभी तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर पा रहे हो, है ना। किंग फेंग हंस के कहता है कि तुम्हारी नजरें सच में काफी अच्छी है, हालांकि मैं पूरा यूज नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी ये एनर्जी तुम तीनों के लिए काफी है। मू चेन अब अपने ब्लैक लाइटनिंग को रिलीज करता है और किंग फेंग जो अटैक बढ़ाता है उसके बदले ये एक पंच अटैक दे मारता है और इस अटैक के कारण मू चेन भी कुछ कदम पीछे हटता है और किंग फेंग भी कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर था। किंग फेंग हंसता है कि सच में तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा टेरिफाइंग है, तभी तो तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। लोग इस बात पर हैरान है कि किंग जुआन जो कि अपने स्पीयर को यूज कर रही थी फिर भी किंग फेंग के अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रही थी और मू चेन बस अपने फिजिकल बॉडी से ब्लॉक करने में कामयाब था, इवन किंग फेंग को पीछे खदेड़ने में भी। किंग फेंग हंसता है कि तुम्हें मारने में मजा आएगा और ये फिर से मू चेन की तरफ एक हरिकेन टाइप अटैक बढ़ा देता है। मू चेन चुपचाप खड़ा था और किंग फेंग के लोकेशन को बस ये देख रहा था। फिर भी जो हरिकेन अटैक मू चेन के कपड़े को ऐसा फाड़ने लगता है और इसके बॉडी कुछ ब्लड के मार्क अब देखे जा सकते हैं, पर मू चेन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और इधर किंग फेंग जो कि इस बवंडर के अंदर ही था वो हंस रहा था और ज्यादा, और लगातार अलग अलग डायरेक्शन में ये मू चेन को और भी जख्म दे रहा था और इसे मजा आ रहा था। मू चेन की हालत खराब हो रही थी फिर भी इसे फर्क नहीं पड़ रहा था। वहीं इधर लुओली और किंग जुआन एक के बाद एक बाकी टीम के इनके बंदों को हराते जा रही थी और इन दोनों की भी नजरें मू चेन की स्थिति पर पड़ती। लुओली को गुस्सा आता है और किंग जुआन को भी। किंग जुआन तो इतना गुस्से में थी वो कहती कि मैं अभी उसको अपने स्पीयर से जाके मार देती हूँ, पर लुओली इसके हाथ को पकड़ लेती कि वो संभाल लेगा, टेंशन मत लो। किंग जुआन कहती है पर वो स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकता है तो किंग फेंग को कैसे हराएगा। लुओली कहती है किंग फेंग इतना योग्य नहीं है कि मू चेन को हरा दे, अगर मू चेन स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर रहा है फिर भी। इधर किंग फेंग हंसता है कि ज्यादा समय वेस्ट नहीं कर सकता, इसे जल्दी से मारना पड़ेगा और यह अपने हरिकेन अटैक को और भी ज्यादा रैम्पेंट और स्ट्रॉन्ग बना देता है और एक पावरफुल एनर्जी ये मू चेन के बैक की तरफ लॉन्च कर देता है। जहां से भी इसकी एनर्जी जाती वहां का स्पेस ही डिस्टॉर्ट होने लगता है। मू चेन इस अटैक को सेंस तो कर लेता पर क्या अपनी फिजिकल बॉडी से ये इसे ब्लॉक कर पाएगा, अगर कर भी दिए तो इसकी हालत और भी भद्दी होने वाली। तो किंग फेंग एक सैवेज स्माइल दे रहा था पर अचानक से एक चीज देखता है और उसकी पूरी बॉडी मानो फ्रीज हो जाती है। इसे विश्वास नहीं होता है क्योंकि मू चेन इस समय पूरी तरह से ब्लैक लाइटनिंग से घिरा हुआ था और एक फियरसम पावर थंडर गॉड के जैसे इसके आसपास था। और मू चेन फाइनली बोलता तुम्हारे को थैंक्स मेरी तरफ से, मेरे बॉडी में जो थंडर पावर था इधर उधर बिखरा हुआ था पर तुमने मुझे इतना समय दिया कि मैं इन्हें कंडेंस कर पाऊँ। और ये हंसता है। फिर भी किंग फेंग कहता है तो क्या ही कर लोगे। मू चेन अपने इस थंडर पाम अटैक किंग फेंग के अटैक की तरफ बढ़ा देता है और किंग फेंग का जो स्पिरिचुअल एनर्जी था इस अटैक के कारण तुरंत ही गायब हो जाता है और उसका आर्म भी जो वो मू चेन के फिस्ट के कारण उसकी हड्डियों में क्रैक आने लगते हैं और एक कैनन बॉल की तरह, आग के गोले की तरह ये काफी दूर जाके जमीन पर गिरता है। इस सीन को देखकर लुओली हंसती और किंग जुआन एक बार फिर से हैरान थी। लुओली कहती है कि मैंने कहा था ना कि वो हरा देगा। वैसे तो मू चेन खुद भी इस समय खून में सना हुआ था। किंग फेंग अब डर के मारे कांप रहा था और मू चेन इसके सामने आता है और मू चेन इसे कहता है और भी फाइट करना चाहोगे। किंग फेंग अब भागने को देखता है पर मू चेन इसे पकड़ लेता है और इसके पास ही जो जेड प्लेट था मू चेन वो छीन लेता है क्योंकि मू चेन को लग रहा था शायद इसी प्लेट के कारण ये किंग फेंग स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पा रहा था और मू चेन फिर इसे छोड़ देता है। लुओली और किंग जुआन भी पूछती है कि ये प्लेट क्या चीज है क्योंकि इस पर कई सारे एंशिएंट पैटर्न्स बने हुए थे। मू चेन बताता है कि एक स्पिरिचुअल एरे है जिसकी मदद से ये लोग यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पा रहे थे और ऐसे चीज बस स्पिरिचुअल एरे मास्टर ही बना सकता है।
और इसे लेने के बाद अब मू चेन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करता है और ये यूज कर पा रहा था, और फिर भी ये सोचता है कि ऐसे स्पिरिचुअल एरे मास्टर एकेडमी अलायंस में कौन है। मोयू तो मेरे हिसाब से नहीं है, तो कौन हो सकता है, कौन है इतना खतरनाक लेवल स्पिरिचुअल एरे मास्टर इस कॉम्पिटिशन में। इधर किंग जुआन कहती है तुम भी तो एक स्पिरिचुअल एरे मास्टर हो, तो क्यों ना ऐसे ही 2 और जेड प्लेट बना दो, तो हम भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर पाएंगे। मू चेन देखता है और कहता है ये जो पैटर्न इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं इससे भी अच्छा बना सकता हूँ, तो हम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी अच्छे लेवल पर यूज कर पाएंगे। और किंग फेंग को थैंक्स बोलना पड़ेगा कि उसने ऐसा चीज हमारे लिए छोड़ दिया। अब इधर मू इस काम में लग जाता है और वहीं लुओ ली और किंग जुआन एक दूसरे से बात करने लगते हैं। किंग जुआन कहती कि कुछ ही समय में लुओ ली तुम लुओ क्लैन की अगली क्वीन बनने वाली हो और तुम्हारे क्लैन का मैटर जितना मुझे पता है अभी सही नहीं चल रहा है। लुओ ली भी कहती तुम सही कह रहे हो, हमारा जो लुओ क्लैन है अभी तक के इतिहास में सबसे वीक स्टेज पर है। और किंग जुआन इस जुरानी से कहती कि क्या तुम वेस्ट हेवन वॉर एम्पर के बारे में जानती हो। ये नाम सुनते ही लुओ ली एक बार को कांप जाती है और कहती हाँ मैंने सुना तो है, वो बंदा भी तो मार्शल एम्पर और फ्लेम एम्पर के लेवल का है, तो मैं उसका नाम क्यों नहीं सुनी रहूंगी। किंग जुआन कहती है कि मैंने सुना था कि उसने तुम्हारे लुओ गॉड क्लैन एक न्योता भेजा था कि वो लुओ क्लैन को प्रोटेक्ट करेगा, पर उसकी एक शर्त है। लुओ ली हंसती है और कहती मुझे मालूम है कि उसके लिए मुझे उनके ग्रेट हेवन वर्ल्ड में जाना पड़ेगा। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे ये बात बताया था, पर ऐसा चीज़ें हमें करना पसंद भी नहीं है, हम मरना पसंद करेंगे, पर उसके यहाँ मैं नहीं जाऊँगी। और ये कहती है कि मुझे वो वेस्ट एम्परर की कॉन्कुबाइन नहीं बनना है। किंग जुआन कहती पर ऐसा क्यों। लुओ ली कहती एक लड़के ने मुझे कुछ समय पहले ही कहा कि एक दिन मैं इस दुनिया ऐसा एक्सपर्ट बनूंगा कि कोई भी मेरे बराबर का नहीं हो, बस तुम मेरा वेट करना। किंग जुआन समझ जाती कि ये मू चेन ने कहा होगा और ये कहती है मू चेन सच में काफी एम्बिशियस है। और इस दौरान लुओ ली किंग जुआन से कहती कि वो वेस्ट एम्परर वाली बात मू चेन को मत बताना, नहीं तो उसे और ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्योंकि वेस्ट एम्परर बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक हेवनली सॉवरिन है। इधर 10 मिनट के बाद मू चेन फाइनली अपनी आंखें खोलती और जेड प्लेट को ये समझ चुका था और इसे पहले से भी ज्यादा खतरनाक यानी इस प्रोफाउंड लेवल इसे बना दिया था। और एक एक प्लेट ये लुओ ली और किंग जुआन को भी दे देता है, हालांकि इन्हें बनाने में इसे और समय लग चुका रहता है। पहला वाला जो प्लेट वो उसमें कोई भी बंद ज्यादा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज कर सकता है, पर बाकी दोनों में अगर उनके पास वो प्लेट है तो 70% स्पिरिचुअल एनर्जी कोई भी यूज कर सकता है। पर लुओ ली वगैरह कहती है इतना काफी है। और किंग जुआन काफी खुश थी जब से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा यूज कर पा रही थी। और ये तीनों जंगल में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। इधर मोयू को दिखाया जाता है, इसके सामने किंग फेंग वगैरह आ चुके थे जिनकी हालत काफी खराब थी। मोयू भी पूछता है क्या बात है। किंग फेंग कहता है मू चेन ने में हरा दिया। मोयू हैरान था कि वो तो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज नहीं कर सकता था, फिर भी तुम अब उसे हरा नहीं पाए। ये बताता है कि उसकी फिजिकल बॉडी बाप लेवल पे है और उसके अलावा उसके बॉडी में एक अलग एनर्जी है, थंडर पावर। और हमारा जेड प्लेट भी उनके हाथों में लग गया। लियू ज़ोंग भी बोलते यार ये क्या कर दिया, हम यहाँ पर इनविंसिबल इसीलिए थे कि हमारे पास जेड प्लेट है जिसकी मदद से हम स्पिरिचुअल एनर्जी यूज कर सकते हैं और बाकी नहीं। मोयू कहता है यार फिर तो कुछ करना पड़ेगा। और मोयू कहता है चलो ठीक है, वो अगर जेड प्लेट मू चेन के पास है भी तो भी वो इतना आसान नहीं और समय भी कम है और उस प्लेट की मदद से बस 50% और ही यूज किया जा सकता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। और वैसे भी ये सील टूटने वाला है और उसके बाद यहाँ के एरे को हम कंट्रोल कर पाएंगे जैसा कि हमारे बिग ब्रदर ने कहा था, फिर हमें कोई नहीं हरा पाएगा। और इसके कहने पर अपने बाकी साथियों को ये लोग इकट्ठा करने लगते हैं। समय इधर बीतते जाता है और डार्क फॉरेस्ट की तरफ कुछ और लोग अब आ चुके थे। मू चेन देखता है क्या ही फॉर्मेशन बनाया है इन लोगों ने। सामने में किंग फेंग फिर से आता है कि मू चेन ज्यादा एरोगेंट मत हो, इस बार तुम नहीं बचोगे और वैसे भी तुम ह्यूमन बॉडी डिजास्टर लेवल पर हो और उस प्लेट की मदद से तुम 50% और ही यूज कर पाओगे, तो क्या ही कर लोगे। मू चेन हंसता है अच्छा तो उसे जेड प्लेट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन कहते काफी अच्छा चीज था। और मू चेन कहता है तुम्हारे हिसाब से मैं 50% ही और यूज कर सकता था, पर ऐसा नहीं, मैं 100% यूज कर सकता। किंग फेंग कहता है इम्पॉसिबल। मू चेन कहता है क्यों इम्पॉसिबल है, मैंने तुम्हारे उस एरे को मैनिपुलेट करके पहले से भी अच्छा बना दिया और मैंने 2 और बना दिए। अब ये सुनते इनके होश ही उड़ जाते और चेहरा पीला पड़ जाता है और मू चेन किंग फेंग को हंसते हुए थैंक्स बोलता है। तभी यहाँ पर एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है कि लगता है स्पिरिचुअल एरे में भी तुम काफी प्रोफाउंड हो। और ये आवाज थी मोयू की, मोयू यानी घोस्ट की। मू चेन कहता है इनका मिस्टीरियस लीडर वो कहाँ पर है। किंग फेंग कहता है मैं समझ रहा हूँ, अगर हमारे बिग ब्रदर होते ना तो तुम इतना एरोगेंट एक्ट कर ही नहीं पाते। मू चेन कहता है यार मुझे भी उस स्पिरिचुअल एरे मास्टर से मिलना है, बहुत कम ही लोग इस लेवल के मिलते हैं, मैं उससे मिलना चाहूंगा चाहे मैं हारूं या जीतूं। इधर मोयू कहता है कि मू चेन यहाँ पर अपने साथियों को लेकर निकल जाओ, नहीं तो फालतू मैटर बड़ा हो सकता है। मू चेन कहता है पर काफी लेट हो चुका है। लियू ज़ोंग इधर बीच में बोलता है मू चेन तुम्हें क्या लगता है तुम तीनों हमारी पूरी टीम से लड़ सकते हो। मू चेन कहता है तुम गलत हो। सामने में तक किंग जुआन आगे आती और ब्लैक रोब को हटा के अपना चेहरा दिखाती। इसने अपने बैटल आर्मर को भी अब रिवील कर दिया था। और किंग जुआन कहती है मू चेन की जरूरत ही नहीं है, मैं अकेली तुम सभी को आज यहीं पर हराऊंगी।
और इस समय ये एकदम फीनिक्स के समान लग रही थी। तो स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और घंटी बजा दें। शायद कल वीडियो नहीं आएगा क्योंकि मैं कल नासिक में ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर टाइम मिला तो मैं डाल दूँगा।